माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 11 मैथमेटिक्स के दोनों टर्म 1 और टर्म 2, जिसको सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में सेशन 2021 एंड 22 के लिए अपडेट किया है, उसी सिलेबस को मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने आपके इस सिलेबस को अपने ढंग से एक सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार अरेंज किया हूँ, जिसकी मदद से आप चाहेंगे तो अपने बुक के सारे लेसन्स को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके आप एक सुंदर नोट भी बना सकेंगे और इसकी मदद से आप सेल्फ स्टडी भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले आप मार्किंग स्कीम टर्म 1 का देख लें। टर्म 1 में केवल एक ही पेपर है। टाइम उसके लिए 90 मिनट्स निर्धारित है। मैक्सिमम मार्क्स 40 है, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए है। टोटल 50 मार्क्स का है टर्म 1 आपका। तो अब आप देखें ठीक से, टर्म 1 में टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में सेट्स एंड फंक्शंस है, जिसके लिए 11 मार्क्स निर्धारित है। सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा है, जिसके लिए 13 मार्क्स निर्धारित है। थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। फोर्थ यूनिट में कैलकुलस है, जिसके लिए 4 मार्क्स निर्धारित है। और फिफ्थ यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टर्म 1 टर्म 2 दोनों में है। टर्म 1 में आप याद रखेंगे केवल स्टैटिस्टिक्स पार्ट से ही आपको पढ़ना है। टर्म 2 में केवल प्रोबेबिलिटी पार्ट से पढ़ना होगा। अब आप देखें यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शंस, जिसके लिए 11 मार्क्स निर्धारित है। सेट्स एंड फंक्शंस में पहला है सेट्स। सेट्स में आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स में नल सेट और एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, पेयर सेट, एन एलिमेंटिक सेट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, कंपैरेबल सेट्स, इक्वल सेट्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर के डिफिनेशंस और उसके सुटेबल एग्जाम्पल्स को आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स के अंतर्गत यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस का शुरुआत कर चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे ऑल प्रीवियस लेक्चर्स को, जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से अभी तक जो भी मैंने अभी आपको सिलेबस के अंतर्गत बताया, वो सब मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छे ढंग से। और आगे भी
जो लेसन्स सब सिलेबस के हैं उस सबको मैं बताऊंगा। इसके लिए कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्रीली आपको सर्व कर रहे हैं अच्छे ढंग से। काफ़ी परिश्रम के साथ आपके लिए मैं सारे टॉपिक्स को तैयार कर पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो अब आप देखें सेट्स एंड फंक्शंस में जो सेकंड पार्ट है, सेट्स के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ना ही चाहिए जो सिलेबस में दिया है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स समझने के बाद ही आप रिलेशन का डिफिनेशन समझ पाएंगे। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर देख लें क्या क्या आप अध्ययन करेंगे। मैंने डिटेल्स में यहाँ लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, उसके बाद डिफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, फिर डिफिनेशन ऑफ आर क्रॉस आर वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन बाय पिक्चोरियल डायग्राम। इसमें रिलेशन को आपको पिक्चर के जरिए प्रदर्शित करना है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशन में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद फंक्शंस के अंदर डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन बाय पिक्चोरियल डायग्राम। जैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट किए थे पिक्चर से, वैसे ही फंक्शन को भी पिक्चर से रिप्रेजेंट करना है। रिलेशन के ही तरह फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज को पढ़ना है। फिर रियल वैल्यू फंक्शंस के बारे में जानना है। फिर आपको रियल वैल्यू फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालने के लिए सीखना है। फिर फंक्शंस के टाइप्स को जानना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंतर्गत कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफिनीशन को पढ़ना है। साथ ही इन सभी फंक्शंस को ग्राफ के जरिए भी समझना है। यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 है। यूनिट 2 में आपको अलजेब्रा है, जिसके लिए 13 मार्क्स निर्धारित है। अलजेब्रा में पहला लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें 2 पार्ट है, पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखें क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है, काल्पनिक संख्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसे हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं। लैटिन नेम इसका आयोटा है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि रूट अंडर -i को जो हम इमेजिनरी नंबर i से डिनोट करते हैं, इसका क्या वजह है, ये आपको समझना है। सिलेबस कह रहा है कि सबसे पहले तुम यह जानो कि रूट अंडर -1 इमेजिनरी नंबर होता है, तो क्यों होता है। मैं इमेजिनरी नंबर की जो व्याख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर अध्याय में जब बताऊंगा तो अच्छे ढंग से करके आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy से डिनोट करते हैं, वेयर x and y आर रियल नंबर्स एंड i इज इमेजिनरी नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा हैं जिसके विषय में अध्ययन करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसे आप XY प्लेन भी कहते हैं।
XY प्लेन को ही अर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, जिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अर्गन प्लेन। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पढ़ना है, फिर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का केवल स्टेटमेंट जानना है, उसके प्रूफ को नहीं पढ़ना है। अब इस लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी दिया गया है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका जो रूट्स निकलेगा वे रूट्स भरसक कुछ रियल भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। जबकि आपको याद होगा क्लास 9-10 में जो आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे के क्लास में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते थे वे केवल रियल रूट्स होते थे, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिए जाएंगे आपको जिसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। इसलिए सिलेबस यहाँ स्पष्ट कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सिलेबस में ये लिखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए मैं एक लाइन इसमें अपने तरफ से जोड़ा हूं समझने के लिए, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके आगे आप देखें, सेकेंड जो पार्ट है अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद का, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का एक दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी है। सीक्वेंस का लोग प्रयोग कम करते हैं, प्रोग्रेशन का ही प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन सिलेबस में लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं यहाँ समझने के लिए मैं आपको लिख दिया हूं ब्रैकेट में सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एचपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि 11 के सिलेबस में केवल आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन जब 11-12 पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे, जेईई मेंस, एडवांस्ड वगैरह, तो उसमें जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है। मैंने आपके लिए एक अलग प्लेलिस्ट तैयार किया है फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए अलग अलग। यदि आपको समय मिले तो 11 और 12 के कोर्स को तैयार करने के साथ साथ उस प्लेलिस्ट में जाकर जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए जो टॉपिक्स निर्धारित है जिसको मैं पढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा इसमें स्पष्ट करके लिखा हूं क्या क्या आप प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए समझ लें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक मीन एपी, अर्थमेटिक मीन एएम, nth term of an AP, sum to n terms of an AP। फिर जीपी में आइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी,
ज्योमेट्रिक मीन GM, nth term of a GP, sum to n terms of a GP। इसके बाद एक नया ऐड किया है CBSE बोर्ड, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, आपके लिए जोड़ा है इनफाइनाइट GP। सिलेबस में केवल लिखा है इनफाइनाइट GP, उसका अर्थ होता है सम ऑफ इनफाइनाइट GP। सम ऑफ इनफाइनाइट GP अर्थात सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए GP, यानी किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का योग। मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है इनफाइनाइट GP को। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है, इसे भी आपको पढ़ना है। ये पहले भी था, केवल वही नया ऐड हुआ है इनफाइनाइट GP। अब हम लोग यूनिट 3 में आए। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। आप क्लास 10 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसमें कोऑर्डिनेट्स चैप्टर जो इनिशियल चैप्टर है उसकी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको क्लास 11 के कोर्स को पढ़ने के लिए CBSE बोर्ड ने सिलेबस में स्पष्ट लिख दिया है कि आपको क्लास 10 के कोऑर्डिनेट्स लेसन्स में जो भी आप पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूले को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ही आप 11 के लेसन्स को समझ पाएंगे। ये सिलेबस में साफ उल्लेख किया है जो मैं आपको बता दिया। इसलिए क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने फार्मूले आप पढ़े थे उस सबको आप रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे ठीक से। तो 11 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें सबसे पहला लेसन है स्ट्रेट लाइंस। इसको आप क्लास 10 में नहीं पढ़ा है, ये क्लास 11 में स्टार्ट हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइंस के अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्लोप का डिफिनीशन। स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं। तो सबसे पहले स्लोप क्या है आपको समझना है। उसके बाद 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, इसके लिए फार्मूला आपको निकालना है। फिर स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस को पढ़ना है। स्ट्रेट लाइंस के वेरियस इक्वेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे इसको मैं एक एक करके मैं यहाँ जिक्र किया हूँ। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ द एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशंस तैयार करना है। फिर उन लाइंस का इक्वेशंस निकालना है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। उसके लिए देखिए हेडलाइन में लिखा हूं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। कहीं भी एक्सेस लिखा रहेगा तो समझेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों उसमें आ गया। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आज ही बता देता हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो आप पढ़ेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब मेरा चैनल पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय डिटेल में उस समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आज ही बता देता हूं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसके विषय में मैंने आपको अभी बताया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आते हैं करीब करीब वो सारे प्रॉब्लम्स में यही रहता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ऐसे सब का यूज है, ये थोड़े की केवल इसी का यूज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब हुआ
To find the equation of a straight line passing through 2 points, equation of a line in intercept form, equation of a line in normal form, फिर जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन सिलेबस में लिखा है, मैं और करके उसको समझने के लिए लिख दिया हूं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म, दोनों एक ही चीज है। आप जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहें या इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म कहें। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस किसी गिवन पॉइंट से, इसके लिए फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल के लिए भी फॉर्मूला आपको निकालना है। अब आए आप यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कैलकुलस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस है। यही कैलकुलस क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ जाता है। 11 में तो आप टर्म 1 में केवल लिमिट्स पढ़ेंगे और टर्म 2 में डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 12 में जाएंगे तो कैलकुलस में बहुत अधिक इसका स्कोप बढ़ जाता है, लेकिन उसका बेस आपका 11 ही है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, टर्म 1 टर्म 2 दोनों का जो है। तो अब आइए टर्म 1 में यूनिट 4 में कैलकुलस में पहला लेसन है लिमिट, दूसरा है डेरिवेटिव्स। तो पहला जो लेसन है लिमिट्स, उसके अंतर्गत देख लें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। x एक की ओर अग्रसर होता है, यह कहने का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a? इसी पर लिमिट बेस्ड है। इसके बाद x टेंड्स टू a का कंसेप्ट जब आपका तैयार हो जाएगा तब लिमिट का कंसेप्ट जानना है। लिमिट के कंसेप्ट में मेन है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यह जानना और राइट हैंड लिमिट क्या है यह जानना। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का अर्थ होता है कि किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स, अदरवाइज नॉट। ये सब चीज जब क्लास में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, समझेंगे अच्छे ढंग से। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर हमने वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो लिमिट्स अध्याय में आप पढ़ेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब होता है अनिर्णित रूप, अनिर्धारित रूप, ऐसे रूप जिसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर लगेगा, क्योंकि 10 में ये सब आप पढ़ते नहीं हैं। अचानक कैलकुलस में लिमिट्स में आ जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, लड़के लोग अचंभित रह जाते हैं। देखिए पहला फॉर्म है 0/0। 0/0 का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस टर्म है। तो आपको समझना होगा कि 0/0 का निर्णय क्यों नहीं है। तो जिस फॉर्म का कोई निर्णय नहीं है उसे ही कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में पहला है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद है 0 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 etc। कुल मिला के 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। मैंने एक एक करके हर इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक्सप्लेनेशन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मेरा वीडियो लेक्चर जो टोटल 7 फॉर्म्स पर अलग अलग दिया गया है, वो आपको एक प्लेलिस्ट है इसके लिए मेरा अलग, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये 7 प्रकार के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जिसकी चर्चा मैंने की, गप करके आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो 7 फॉर्म है, एक एक करके सभी फॉर्म को आप
उसमें देख लेंगे, उसका मैं प्रूफ दिया हूँ, बताया हूँ क्लियर करके कि आखिर 0/0, इन्फिनिटी etc, इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते तो हैं, लेकिन क्यों कहते हैं इस पर जोर इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि कोई भी बुक कैलकुलस का ऐसा नहीं है जिसमें कि किसी राइटर ने यह बताया हो कि 0/0, इन्फिनिटी etc को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा तो जाता है, ये बहुत आसानी से लिख दिया है, लोग कह भी देते हैं कि ये सभी फॉर्म जो हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, लेकिन इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया है। मैंने मैथमेटिकल प्रूफ बताया है और कारण स्पष्ट कर दिया है कि क्या कारण है कि इन सभी फॉर्म्स को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर एक इटली के मैथमेटिशियन थे लापिटल महोदय। लापिटल ने सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड लिमिट्स को निकालने का मेथड दिया है, वह आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड में लापिटल रूल के बारे में पढ़ना है और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो लिमिट्स के ऐसे प्रश्न जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर बेस्ड होते हैं उसको लापिटल के रूल की ही सहायता से निकाला जाता है। तो ये सब आपको बताएंगे। थ्योरम्स ऑन लिमिट, अलजेब्रा ऑन लिमिट, टू फाइंड लिमिट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फंक्शंस, टू फाइंड लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टू फाइंड लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, टू फाइंड लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये सभी फंक्शंस के लिमिट्स को निकालने का मेथड है, प्रोसीड्योर है, जो आपको सीखना होगा, तभी प्रॉब्लम्स बनेगा। अब कैलकुलस के बाद लास्ट यूनिट आपका 5th यूनिट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। इसमें केवल स्टैटिस्टिक्स से ही आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी टर्म 2 में रखा गया है, टर्म 1 में केवल स्टैटिस्टिक्स ही रखा है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जान लें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे। इसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत मीन डिविएशन MD के अंदर मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डाटा, फिर मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा। मैं एकदम स्पष्ट कर दिया हूं, सिलेबस में इतना स्पष्ट करके नहीं लिखा गया है, केवल लिख दिया है मीन डिविएशन। तो बुक से आपको पढ़ने बहुत कठिनाई होगी। मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मीन डिविएशन के अंदर क्या क्या पढ़ोगे। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक से ध्यान दें, मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डाटा, फिर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, और फिर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। तो इस तरह से मैं क्लासिफाई कर दिया हूं ताकि आप अच्छे ढंग से बुक से स्टडी कर सकें। इसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ना है। स्टैंडर्ड डिविएशन को शॉर्ट में SD से भी लिखते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को बताता है, आप जान लें। स्मॉल सिग्मा, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है। देखिए मैं यहाँ आपको बता दूं, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर ग्रीक अल्फाबेट्स को भी मैं बता चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्मॉल सिग्मा जो आप लिखते हैं उसी सिग्मा का जो स्क्वायर है यानी सिग्मा स्क्वायर, उसे ही वेरिएंस कहा जाता है। और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है जो सिग्मा के इक्वल हुआ उसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं यहाँ क्लियरफाई कर दिया हूँ, सिलेबस में इस तरह से नहीं इंडिकेट है। तो देखिए मैंने लिखा है क्या, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं समझने के लिए आपको, रूट अंडर वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन
फॉर अनग्रुप डाटा, फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डाटा। पढ़ना है आपको अलग अलग। इसके बाद अब आप आए टर्म 2 के सिलेबस को देखें। सबसे पहले टर्म 2 का मार्किंग स्कीम समझ लें। इसमें भी केवल एक पेपर है जिसके लिए 40 मार्क्स निर्धारित है, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए है, टोटल 50 मार्क्स है। तो टर्म 2 में आपको टोटल 5 यूनिट्स दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में सेट्स एंड फंक्शंस है जिसके लिए 8 मार्क्स निर्धारित है। सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा है जिसके लिए 11 मार्क्स निर्धारित है। थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसके लिए 9 मार्क्स निर्धारित है। फोर्थ यूनिट में कैलकुलस है जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। और फिफ्थ यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। इसमें आप जान लें टर्म 2 में केवल प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करना है, जबकि टर्म 1 में केवल स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करना था। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स आपका है। अब आप देखें यूनिट 1 में सेट्स एंड फंक्शंस जिसके लिए 8 मार्क्स निर्धारित है। टर्म 1 में आप सेट्स के बारे में पढ़े थे और टर्म 2 में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मुख्य लेसन है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की माप। तो एंगल का 2 टाइप होता है, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल, इसके बारे में पढ़ना है। फिर डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, फिर रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। रेडियन नई चीज है, डिग्री से तो आप परिचित होंगे, आप क्लास 9-10 में एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते थे, लेकिन क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक न्यू मेजर ऑफ एन एंगल रेडियन के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा रेडियन क्या है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, यही रिलेशन है जो मैं पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत डिफिनीशन ऑफ टी रेशियो एंगल्स है। टी रेशियो एंगल्स का मतलब आप समझ लें, जैसे थीटा कोई एंगल है तो थीटा के साइन, कॉस, टेन ईटीसी को जो डिफाइन करते हैं वही हुआ डिफिनीशन ऑफ टी रेशियो एंगल्स। इसके बाद है टी रेशियो एंगल्स के साइंस के बारे में कि 4 क्वाड्रेंट्स टोटल होते हैं ना, तो किस क्वाड्रेंट में किस टी रेशियो का साइन पॉजिटिव होगा, किस टी रेशियो का साइन नेगेटिव होगा, इसी की उसमें व्याख्या करनी है जो मैं बताऊंगा। अब आगे इसके देखें टी रेशियोज ऑफ एंगल्स 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल्स के टी रेशियोज को निकालना है। फिर एंगल 2 पाई एन प्लस थीटा के टी रेशियोज को निकालना है। फिर कंपाउंड एंगल्स के अंतर्गत डिफिनीशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स आपको पहले जान लेना है कि कंपाउंड एंगल्स कहते हैं किसे। फिर कंपाउंड एंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनका प्रूफ पढ़ेंगे और प्रॉब्लम में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर
आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, कोट ए प्लस बी का, कोट ए माइनस बी का। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फिर 4 AB फॉर्मूले हैं और 4 CD फॉर्मूले हैं। जब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि कौन 4 AB फॉर्मूले हैं और कौन CD फॉर्मूले हैं। मैं सभी फॉर्मूले को प्रूव भी करूंगा और उस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा। इसके बाद आपका है मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स में पहले डिफिनेशन ऑफ मल्टीपल एंगल्स समझें, फिर मल्टीपल एंगल्स पर भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला, टेन 2a का फॉर्मूला, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a के फॉर्मूले। जैसे कि साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से इस सब के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं और कैसे प्रॉब्लम में यूज करते हैं, सब आपको सीखना है। फिर इसके बाद है सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जिसका कोफिशिएंट फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं। देखिए मैं बताता हूं, लोग बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। जैसे एंगल है आपके पास 2a, 3a, 4a etc, तो यहाँ एंगल ए का जो कोफिशिएंट है वो 2, 3, 4 वगैरह है, जो इन पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल एंगल्स। और सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई ए एंगल है तो ए का कोफिशिएंट यदि 1/2 है, जैसे a/2 का मीनिंग क्या हुआ? 1/2 इंटू ए, तो वहां ए का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल ए या किसी भी एंगल का कोफिशिएंट जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यदि फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, तो वो कहलाते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। तो मुख्य रूप से आपको केवल सब मल्टीपल a/2 के साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूले को डिराइव करना है। आप ये समझ लेंगे कि a/3, a/4 का भी जो टी रेशियो होगा वह भी सब मल्टीपल्स का ही समझा जाएगा। तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा समझा दिया सिलेबस बताते ही समय। अब यहाँ देखिए यूनिट 2 में अलजेब्रा है जिसके लिए 11 मार्क्स निर्धारित है। इसमें फर्स्ट लेसन है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन का ग्राफ से गहरा रिलेशन है। इसमें आप लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। मैं आपके सिलेबस का स्टडी करके 2 पार्ट में अलग अलग हेडलाइन बना दिया हूं, जिससे कि अध्ययन करने में काफी सुविधा होगी आपको। देखिए पहला है लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। इसके अंतर्गत अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। एक वेरिएबल x में लीनियर इनइक्वालिटीज के अलजेब्रिक सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं इसके विषय में पढ़ना है। फिर नंबर लाइन पर लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर इनइक्वालिटी को हम किसी इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए मैंने हेडलाइन लिखा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन एंड इन एन इंटरवल। इसका ग्राफ से रिलेशन है। फिर बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं है बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस। मैंने लिखा है इसलिए कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल्स के अंदर आपको ये दोनों पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स के अंदर देखें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स में लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल सॉल्यूशन को निकालना है।
देखिए मैं लिखा हूं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये दोनों जो लेसन है वो ग्राफ से इसका गहरा रिलेशन है। अब लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद आप अलजेब्रा का सेकेंड लेसन देखें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लेसन है, क्लास 11 के विद्यार्थी इसे भागते हैं। बहुत टीचर्स भी इसे पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इससे प्रश्न हमेशा आते ही हैं। तो भविष्य के लिए ये लेसन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लेसन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, आप देखेंगे। परमुटेशन में आपको पहले जानना है मीनिंग ऑफ परमुटेशन, मतलब व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन क्या है। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है। फैक्टोरियल एन का मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू एन। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो मैंने बताया, इसे ही हम फैक्टोरियल एन कहते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही मेन चीज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसके अंदर दो रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। जब तक मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक परमुटेशन का एक भी प्रॉब्लम आप नहीं बना सकते हैं। तो सिलेबस में इतना ओपन करके नहीं लिखा है, मैं आपको स्पष्ट कर दिया हूं। फिर फॉर्मूला फॉर एनपीआर, एनपीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। आखिर एनपीआर का ये जो फॉर्मूला है जिसे मैंने बताया, इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। केवल फॉर्मूला ही नहीं जाने कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ये रटने से नहीं होगा। परमुटेशन के प्रॉब्लम को तभी आप समझ पाएंगे जबकि एनपीआर के फॉर्मूला को आप डिराइव करेंगे, यानी एनपीआर का जो फॉर्मूला है वो कैसे आया है। जब तक उसका प्रूफ नहीं समझेंगे, तब तक परमुटेशन के प्रॉब्लम्स को आप नहीं बना सकते हैं। तो मेरा ही कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से समझने के लिए डिफिनीशन तो पढ़ना ही चाहिए। डिफिनीशन के बाद डिफिनीशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसके प्रूफ को बहुत समझना चाहिए। बिना थ्योरम का प्रूफ समझे बगैर सीधे उतरेंगे प्रॉब्लम पर तो आपको कष्ट ही कष्ट होगा। तो देखें आप, सिंपल प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। सिंपल सिलेबस में स्पष्ट कर दिया है। सिंपल एप्लीकेशंस, उसका मतलब हुआ कि परमुटेशन पर सिंपल प्रॉब्लम्स ही पूछे जाएंगे, बहुत हार्डर प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, हार्डर प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे आपको जेईई मेन और एडवांस में। अब आगे देखें, परमुटेशन के बाद दूसरा पार्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन पहले जानना है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। फिर एनसीआर के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। कैसे परमुटेशन में एनपीआर के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसी कॉम्बिनेशन में एनसीआर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये सब आपका जब तक प्रूफ नहीं समझेंगे क्लियर नहीं होगा। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक परमुटेशन की तरह कॉम्बिनेशन पर भी सिंपल प्रॉब्लम्स ही पढ़ना है, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न में नहीं जाना है। फिर इसके बाद यूनिट 3 में आइए। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसके लिए 9 मार्क्स निर्धारित है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला लेसन आपका है टर्म 2 में कॉनिक सेक्शंस।
कॉनिक सेक्शंस का मतलब होता है सेक्शन ऑफ ए कोन, कोन यानी शंकु, किसी कोन यानी शंकु का ही सेक्शन होता है, सेक्शन माने उसका काट होता है। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। मैं जब कॉनिक सेक्शंस का क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि कैसे सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये 4 लेसन जो आपको अलग अलग पढ़ना है, ये किसी कोन का सेक्शन है, काट है, तभी ज्योमेट्री को ठीक से आप समझ पाएंगे। ज्योमेट्री का जो इनिशियल कंसेप्ट है वही लोग नहीं बता पाते हैं और ना आप समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता है। ज्योमेट्री का इनिशियल कंसेप्ट यदि आप गहराई से समझ लेंगे तो फिर ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। तो देखें कॉनिक सेक्शन में पहला है सर्किल। सर्किल में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पढ़ना है, जबकि जेई मेन और एडवांस में जाएंगे तो उसमें जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल भी पढ़ने के लिए दिया गया है। तो यहां केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल ही पढ़ना है। अब पैराबोला के अंदर जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला पढ़ना है केवल, फिर सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, पैराबोला के कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं उनका भी अध्ययन कर लेना है। फिर एलिप्स के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स ही केवल पढ़ना है, हालांकि एलिप्स के और भी इक्वेशंस होते हैं लेकिन आपको केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स पढ़ना है और सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। फिर हाइपरबोला के अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला पढ़ लेना है, फिर सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हाइपरबोला। इसके बाद सेकंड जो लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का दूसरा नाम है सॉलिड ज्योमेट्री भी। ये जो है सो तभी आप समझ पाएंगे जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नॉलेज होगा। तो टर्म 1 में आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन कर लिया है, इसलिए टर्म 2 में आपको दिया गया है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। इसमें आपको पहला है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जानकारी कराना। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स के विषय में जानना है। तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स को मैंने क्लियर लिख दिया हूं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। फिर स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला आता है। डिस्टेंस फार्मूला में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में स्थित कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे जिसे कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। फिर सेक्शन फार्मूला, जिसे हिंदी में काट सूत्र कहते हैं। सेक्शन फार्मूला के अंदर इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला आता है। इसके बाद यूनिट 4 में आइए। यूनिट 4 में कैलकुलस पढ़ना है जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है। कैलकुलस के अंतर्गत टर्म 1 में आप लिमिट्स पढ़े थे, मैंने बताया था, और मैं ध्यान दिला रहा हूं कि टर्म 2 में आपको केवल डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ना है। तो अब देखें कि डेरिवेटिव्स में क्या क्या आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिफिनेशन जानेंगे। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। फिर आपके सिलेबस में दिया है dy बाय dx को ज्योमेट्री से दिखलाना, वो संकेत किया है, लेकिन बुक में आपको इस हेडलाइन से मिलेगा। मैं यहाँ क्लियर लिखा हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। dy बाय dx का ज्यामितीय अर्थ, dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है यही कि dy बाय dx बताता है किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को। मैं यहां स्पष्ट लिख दिया हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व।
डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस फ्रॉम द डिफिनीशन और फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब हुआ कि जैसे sin x है, cos x है, tan x है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं डिफिनीशन के जरिए। तो डिफिनीशन के जरिए जो निकालते हैं डेरिवेटिव्स फंक्शंस का, उसी को कहा जाता है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। दोनों एक ही चीज है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आप समझ लें फ्रॉम द डिफिनीशन। इसके बाद डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसके लिए हेडलाइन में दिया हूं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। और मैंने रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के अंदर एक एक करके सारी बात को लिख दिया हूं, जिससे कि बुक से स्टडी करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना डिटेल्स में सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन आपको बुक से जो भी मैं बता रहा हूं सारी चीज को पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको बहुत आराम होगा स्टडी करने में। देखिए, पहले आप डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस जिसको सम फार्मूला कहते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस जिसको डिफरेंस फार्मूला कहते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसे प्रोडक्ट फार्मूला भी कहते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस जिसे कोसेंट फार्मूला भी कहते हैं। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने का मेथड आप पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 5 में आए। यूनिट 5 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देखिए फिर दिया, जिसके लिए 6 मार्क्स निर्धारित है, लेकिन मैंने आपको टर्म 1 के सिलेबस को बताते समय ही कहा था। फिर सुन लीजिए, टर्म 1 में केवल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जबकि टर्म 2 में केवल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। लेकिन हेडलाइन में दोनों में दे दिया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, फर्स्ट लेसन इसमें है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप पढ़ेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। क्लास 10 में भी आप सैंपल स्पेस और इवेंट्स के विषय में पढ़े हैं, लेकिन वहां विदाउट द यूज ऑफ सेट थ्योरी पढ़े हैं, याद रखें क्लास 10 में। क्लास 11 में जो प्रोबेबिलिटी का स्टडी करना है, ये आपको विद द यूज ऑफ सेट थ्योरी है। तो जरा सा मैं आपको बता दूं कि मैं सेट थ्योरी पर शुरू से वीडियो लेक्चर्स बनाकर आपको पढ़ा रहा हूं। आप चाहें तो मेरे एक एक वीडियो लेक्चर को जो सेट थ्योरी में मैंने दिया है बहुत अच्छे ढंग से उसको आप समझ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट लोग जो होते हैं और टीचर भी सेट थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ठीक से पढ़ना नहीं चाहते हैं और टीचर भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, वो भी भागते हैं। सेट थ्योरी थोड़ा रिगरस मैथमेटिक्स है, लॉजिकल मैथमेटिक्स है, और सेट थ्योरी को समझने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक का ज्ञान होना जरूरी है। आप देखेंगे जब मैं सेट थ्योरी में एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करता हूं तो बिल्कुल लॉजिकल वे में करता हूं, जो आपको पसंद आएगा। तो सेट थ्योरी को मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कहा गया है। सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 11 के टर्म 2 के यूनिट 5 में जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी से हटकर है, वही नहीं है। प्रोबेबिलिटी नाम सुनकर ये नहीं समझेंगे कि क्लास 10 वाला तो पढ़े थे वही है। वहां विदाउट द यूज ऑफ सेट थ्योरी था, जबकि यहाँ क्या है विथ द यूज ऑफ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का बिना कंसेप्ट के क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो सेट थ्योरी स्टार्टिंग टॉपिक है, जबकि प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर है। तो आप ध्यान देंगे, तो बता दिया इसीलिए कि सेट थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है, आप बढ़िया से आज समझ लें। तो सैंपल स्पेस और इवेंट्स पढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी में, जिसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे, आउटकम्स क्या होता है,
सैंपल स्पेस क्या होता है, आप पढ़े होंगे। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ उस ढंग से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे सेट के टर्म में। तो सेट के टर्म में सैंपल स्पेस को डिफाइन इस रूप से करते हैं, सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा आपको बोल के बताया कि कैसे सेट थ्योरी का अप्रोच इसमें आया है। फिर सैंपल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन सेट के जरिए कैसे करते हैं ये जानना है, सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। फिर इवेंट्स क्या है पढ़ेंगे। आप जानते हैं इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए यहाँ इवेंट को डिफाइन किस रूप में कर रहे हैं, तो इस रूप में, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट को समझने के लिए सबसेट जानना होगा, और सबसेट जानने के लिए सेट थ्योरी का लेक्चर्स देखिए हमारा। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अंदर श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये सारे डिफरेंट जो इवेंट्स हैं इनका आपको स्टडी करना है 1 बाय 1 करके, तभी इसके आगे की थ्योरी को समझ पाएंगे। फिर इसमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में पहला है नॉट इवेंट। सिलेबस में केवल लिखा है नॉट इवेंट, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्योंकि बुक में आपको इसी रूप में मिलेगा। तो नॉट इवेंट को ही कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे ए कोई इवेंट है तो ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है, और ए डैश का मीनिंग होता है नॉट ए। यही कारण है कि नॉट इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। फिर और इवेंट है, और इवेंट का मीनिंग हुआ आइदर इवेंट। आइदर इवेंट का क्या मीनिंग हुआ, आइदर इवेंट ए और बी। आपके पास दो इवेंट है ए और बी, तो या तो इवेंट ए घटता है या इवेंट बी घटता है। तो आइदर इवेंट ए और बी का मतलब साफ है कि इवेंट ए और इवेंट बी में कम से कम एक इवेंट अवश्य घटना चाहिए, या तो ए घटे या बी घटे। और इसी में आज बता देता हूं, जब भी लिखा रहेगा दो इवेंट ए और बी के बीच और, तो ए और बी का साफ मीनिंग होता है ए यूनियन बी। और के लिए यूनियन का आप यूज करेंगे। देखिए यह यूनियन सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी में मैंने हाल ही में लेक्चर दिया हूं यूनियन ऑफ टू सेट्स पर और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पर। वो वीडियो लेक्चर जब तक सेट थ्योरी का आप नहीं देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, और इवेंट के बाद है एंड इवेंट। एंड इवेंट का मीनिंग क्या हुआ, इवेंट ए एंड बी बोथ, मतलब घटना ए और घटना बी दोनों घटती है। इसे हम ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ते हैं। तो आप याद रखेंगे, और के लिए यूनियन का प्रयोग करेंगे, एंड के लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जब इवेंट्स के विषय में सारी चीज जान जाएंगे तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन पढ़ना होगा। तो मैं बता दूं कि क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनीशन पढ़ेंगे वो क्लास 10 वाला ही नहीं लिख देना है। यहां सेट थ्योरेटिक अप्रोच है जिसका इस्तेमाल करना है। तो आपको पढ़ाते समय से बताऊंगा डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, दैट इज पीए। पीए का मीनिंग हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन को समझ लेने के बाद कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दैट इज पी ए डैश, वेयर ए डैश डिनोट्स नॉट इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऊपर मैं बता चुका। प्रोबेबिलिटी ऑफ और इवेंट,
दैट इज पी ए यूनियन बी, अभी आपको ऊपर उल्लेख किए। तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो प्रातः समय मैं बताऊंगा विथ प्रूफ। तो यह एक थ्योरम के रूप में है जो मैंने आपको भी बताया, जिसे कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करके लिखा हूँ। सिलेबस में तो केवल इतना ही दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ और इवेंट। मैं एक्सप्लेन किया कि और इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होता है उसे ही कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लास 12 में भी आप जाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी से आपको मुलाकात होगी, और वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे, जिसका बेस यही होता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 12 का मेन बेस यही है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड इवेंट, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यही आपका अपडेटेड सिलेबस है क्लास 11 मैथमेटिक्स का, टर्म 1 और टर्म 2 का, जिसको मैं अपने वे में थोड़ा डिटेल्स करके सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार सिलेबस को आपको बता दिया है, जिसकी मदद से आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। कोई खास ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। बुक के माध्यम से, अच्छी पुस्तक के जरिए हमारे इस सिलेबस को सामने रख करके आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के जरिए। और यदि आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम नहीं हैं तो आप YouTube पर मेरा जो चैनल है मैथ डिस्क्राइबर, उसमें मैं क्लास 11 का कोर्स बिल्कुल फ्री में शुरू से ही स्टार्ट कर चुका हूं। हो सकता है कि आप देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप देखें, आप ही को लाभ होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं एंड करता हूं। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट जो हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।